नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जिसने शेयर मार्केट की दुनिया में हलचल मचा दी है। राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजी की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। इसके ठीक 2 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है। क्या ये महज एक संयोग है या कुछ और? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें सच्ची खबर पर देख रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था, ने 2022 में अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी रेखा को एक विशाल निवेश पोर्टफोलियो सौंपा था। इसमें नजारा टेक्नोलॉजीज में 10% से अधिक हिस्सेदारी भी शामिल थी। राकेश जी नजारा के शुरुआती निवेशकों में से एक थे और उन्होंने इस कंपनी में लंबे समय तक भरोसा रखा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नजारा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नजारा टेक्नोलॉजीज को पहले से ही जीएसटी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी पर कई करोड़ रुपए की जीएसटी पेनाल्टी लगी थी, जो उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। इसके अलावा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी कंपनी की कुछ गतिविधियों पर नोटिस जारी किया था। ये नियामक दबाव कंपनियों के लिए चिंता का विषय बन रहे थे। अब आते हैं मुख्य घटना पर। जून 2025 में रेखा झुनझुनवाला ने अपनी पूरी हिस्सेदारी इस कंपनी से बेच दी। 2 से लेकर 6 जून 2025 को ओपन मार्केट में 17.38 लाख शेयर बेचे गए और 13 जून 2025 को बीएसई और एनएससी पर 27 लाख शेयर बेच दिए गए। औसत कीमत उनकी 1225 से 1255 रुपए प्रति शेयर थी। कुल राशि लगभग 334 से 374 करोड़ रुपए थी इन शेयरों की। इससे उनकी 7.06% हिस्सेदारी पूरी तरह से समाप्त हो गई उस कंपनी में। रेखा जी की बिक्री के ठीक 2 महीने बाद अगस्त 2025 में द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पारित हो गया। रियल मनी गेमिंग आरएमजी पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। पोकर और रम्मी जैसे खेलों पर रोक लग गई। उल्लंघन पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार ने रखा हुआ है। बिल पास होने के तुरंत बाद नजारा के शेयरों में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई। 2 दिनों में मात्र 22% से अधिक शेयर गिरे। 1193 से गिरकर 1085 तक उनकी मार्केट वैल्यू रह गई। मार्केट कैप में लगभग 2800 करोड़ की कमी हुई। यदि रेखा झुनझुनवाला ने शेयर नहीं बेचे होते तो उन्हें लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए का नुकसान इन शेयरों से होता। यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि राकेश झुनझुनवाला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। वे अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होते थे और आर्थिक नीतियों पर सलाह भी देते थे। क्या इस राजनीतिक निकटता के कारण उनके परिवार को किसी प्रकार की अग्रिम जानकारी मिली थी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रही हैं। इनसाइड ट्रेडिंग के पक्ष में तर्क भी लोग दे रहे हैं। बिक्री का समय जो है असमान रूप से सटीक था। दूसरा यह है कि पूरे हिस्सेदारी की बिक्री असमान है। राजनीतिक कनेक्शन के कारण अग्रिम जानकारी संभव हो पाना संभव है। व्यापारिक सूझबूझ के पक्ष में भी लोग तर्क दे रहे हैं कि कंपनी पहले से ही जीएसटी और सेबी की समस्याओं से जूझ रही थी। गेमिंग सेक्टर में नियामक अनिश्चितता बढ़ रही थी और राकेश झुनझुनवाला हमेशा से रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते थे। शेयरों में 22% की गिरावट के बाद नजारा ने स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया। कंपनी का रियल मनी गेमिंग से सीधा संबंध नहीं है। सहयोगी कंपनी मून साइन टेक्नोलॉजी के आरएमजी ऑपरेशन बंद है। मुख्य फोकस ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग पर है। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक जांच शुरू नहीं हुई है। ना तो सेबी ने और ना ही किसी अन्य नियामक संस्था ने इस पर कोई कार्रवाई की है। ये मुद्दा अभी तक सोशल मीडिया चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित है। तो दोस्तों, ये मामला एक जटिल पहेली की तरह है। एक तरफ ये राकेश झुनझुनवाला की पारंपरिक निवेश रणनीति का हिस्सा लग सकता है और वहीं दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल व्यापारिक सूझबूझ थी या क्या राजनीतिक संबंधों का कोई प्रभाव था? क्या नियामक संस्थाओं को इसकी जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? निवेशकों के लिए भी एक सबक है जो शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं कि वो बड़े निवेशकों की गतिविधियों पर नजर बना के रखें।
नियामक बदलावों के संकेतों को समझें और राजनीतिक और व्यापारिक कनेक्शन का महत्व भी वो समझें। ये मामला भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता और नैतिकता के सवालों को उजागर करता है। हमें इंतजार करना होगा कि क्या भविष्य में इस पर कोई आधिकारिक कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। आपकी क्या राय है? क्या ये राजनीतिक विद्वेष था या कुछ और? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो जानकारी है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और सभी तथ्यों को संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया गया है और किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मेरा नाम है ऋषि कुमार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।